जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ये क्वेश्चन पेपर उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिनका ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम होना है, जिनकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सेकंड सेमेस्टर में जो फिजिक्स है दोस्तों, उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। पार्ट ए में आपका थर्मल फिजिक्स है और पार्ट बी में आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है। लेकिन आपके पेपर होंगे वो पेपर एक ही होंगे और ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा। इसमें से 25 नंबर आपको आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाएंगे, यानी जो टोटल आपका पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 भी होगी किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी यूनिवर्सिटी में 75 ही रहेगी, और किसी यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 50 अगर पूछे जाएंगे तो 1.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम 100 नंबर का क्वेश्चन कराती है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे तो जिनमें से 75 क्वेश्चन ही आपको हल करने होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्लास नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। तो आप सभी के यूनिवर्सिटी के लिए है, आपका सिलेबस सेम है, आप में यही क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी क्लास रोज़ संचालित होगी, रोज़ रात 9 बजे। रोज़ रात 9 बजे आपकी फ़िज़िक्स की ऑब्जेक्टिव क्लास संचालित की जाएगी दोस्तों। तो आप सभी लोग रोज़ रात 9 बजे लाइव आइएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, या आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी भाई बंधु हमारे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे, इन द हाईली रेयरफाइड गैसेस द कंसेप्ट ऑफ लॉस वैलिडिटी, यानी अत्यधिक विरल गैसों में इसकी अवधारणा खो देती है। पूछा गया दोस्तों कि अगर अत्यधिक विरल गैस में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपनी वैधता खो देता है, जो अपनी वैलिडिटी समाप्त कर देता है। पहला ऑप्शन दिया गया है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा दिया गया है दोस्तों कंटिन्यूम, जिसे क्या कहते हैं, सातत्य कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सातत्य कहते हैं। और सी दिया गया है स्टेबिलिटी, और डी दिया गया है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, सातत्य समीकरण। इसे अगर सातत्य इक्वेशन होता, यहाँ पर कंटिन्यूम इक्वेशन होता, तो इसे कहते हैं सातत्य का समीकरण, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातत्य। आखिर में सातत्य क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा समीकरण होता है जो संरक्षित राशि के परिवहन को अभिव्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। कल से जो क्लास होगी वो आपकी चैप्टर वाइज होगी। आज हालांकि मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन को बहुत ज़्यादा डिफाइन करने का प्रयास नहीं करूँगा। ठीक है, केवल मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएँ तो आप लोग को कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे आप सभी लोग। पूछा गया है, द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय एन आइडियल गैस इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। दोस्तों, पूछा गया है कि एक आदर्श गैस द्वारा लगाया गया दबाव गैस के एक आयतन में निहित सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक बार समझ लीजिएगा, कि एक आदर्श गैस द्वारा लगाया गया दबाव गैस एक इकाई आयतन में, एक गैस के एक इकाई आयतन में जो निहित सभी अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है आपसे, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1/2, बी दिया गया 1/3, सी दिया गया 2/3, और डी ऑप्शन है 3 और 4। आपको आंसर करना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3, यानी 2 से 3 के बीच में रहेगा इसका गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज, एंथैल्पी की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया mLT की पावर 2,
बी ऑप्शन दिया गया ml² टी की पावर -1। ऑप्शन नंबर सी है, क्या पूछा गया है, ml² टी² और डी दिया गया है ml³ 3 टी की पावर -2। अब आपको इसमें से बताना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी की मूल इकाई। तो एंथैल्पी की मूल इकाई क्या होती है दोस्तों? एंथैल्पी की जो मूल इकाई होती है दोस्तों वो होती है ml² टी की पावर -2। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम एटॉमिक मास। निम्नलिखित में से किस परमाणु का द्रव्यमान न्यूनतम होगा? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, बी है सल्फर और सी दिया गया नाइट्रोजन, डी है कार्बन। तो इसका आपको पता कैसे चलेगा कि किसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु द्रव्यमान जो है वो न्यूनतम है, कम परमाणु द्रव्यमान किसका होगा? चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों वो होता है 15.9 माफ़ करिएगा 99। अगर हम बात करें सल्फ़र की तो सल्फ़र का क्या होगा? सल्फ़र का होगा 32.06। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन का होगा 14 पॉइंट समथिंग और कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन का होगा 12.011। तो इस प्रकार से सबसे कम अगर देखा जाए एटॉमिक मास तो सबसे कम किसका बन रहा है दोस्तों? सबसे कम बन रहा है कार्बन का। कार्बन का कितना है? 12.01। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम के आधार पर कार्बन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में आपसे हाई पूछ लिया जाता तो हाई किसका होगा? हाई होगा सल्फ़र का। सल्फ़र का कितना होता है? 32.06 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम के आधार पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंडिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रणाली की व्यापक संपत्ति है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि व्यापक रूप से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या निहित होता है, यानी पूरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका है वो किस पर निहित है। पहला दिया गया ऑप्शन वॉल्यूम, बी है प्रेशर, ऑप्शन सी दिया गया टेम्परेचर और डी दिया गया डेंसिटी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वॉल्यूम। यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रणाली में जो ज़्यादातर डिपेंड है, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूर्णतः किस पर डिपेंड है? वो वॉल्यूम पर डिपेंड है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। छठवां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। गैस का तापमान किसके कारण उत्पन्न होता है? पहला दिया गया दोस्तों इट्स हीट वैल्यू, बी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सी नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल और ऑप्शन डी दिया गया है अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि गैस का तापमान किसके कारण उत्पन्न होता है। तो गैस का जो तापमान उत्पन्न होता है दोस्तों वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मापन का आधार बनता है। मापन का आधार थर्मोडायनामिक यानी जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो मापन का आधार बनता है वो क्या बनता है? ऑप्शन ए है प्रेशर, बी ऑप्शन दिया गया टेम्परेचर, सी ऑप्शन दिया गया है हीट एक्सचेंज और डी दिया गया वर्क। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग 7 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो मापन का आधार बनता है वो क्या बनता है दोस्तों? वो टेम्परेचर बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम डेट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट, यानी पूर्ण निर्वात की स्थिति में, अर्थात
पूर्ण शून्य दबाव पर प्राप्त किया जाता है। पूर्ण शून्य दबाव पर क्या प्राप्त किया जाता है? दिया गया ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, यानी कि 273.16 डिग्री 1.16 डिग्री सेंटीग्रेड। और बी नंबर दिया गया है ए टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों ए टेम्परेचर आप 273 केल्विन। और डी दिया गया है नेगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको बताना है कि अगर निर्वात की स्थिति हो या पूर्ण शून्य दबाव जहां पर उत्पन्न हो वहां पर क्या प्राप्त होगा? शून्य दबाव पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी निर्वात की स्थिति में, अर्थात अगर पूर्ण शून्य दबाव पर अगर प्राप्त करना हो तो आप इसमें से किन पर प्राप्त करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन राइट होगा निर्वात की स्थिति में? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। 8वां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न का दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर आप 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, निर्वात की स्थिति में या पूर्ण शून्य दबाव पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये टेम्परेचर प्राप्त होगा किसके बीच में? 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के सापेक्ष। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। पानी की ट्रिपल पॉइंट तापमान होता है, पानी का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 273 केल्विन, बी है 273.14 केल्विन और सी नंबर दिया गया 273.15 केल्विन, डी ऑप्शन दिया गया है 273.16 केल्विन। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट तापमान होता है दोस्तों वो होता है 273.16 केल्विन के बीच में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया आपसे कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन बिहेव एज, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर किस प्रकार से बिहेव करेगा? कंडेंसर, या बी दिया गया है सुपर कंडक्टर, या सी दिया गया ए पावर सोर्स, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया एन इंसुलेटर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा दोस्तों, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा वो 0 डिग्री केल्विन पर किस प्रकार से बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर के तरह से बिहेव करेगा, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एन इंसुलेटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन बिहेव एज एन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे। पूछा गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है? ए दिया गया है सिलिकॉन डोपेड विथ इंडियम, या बी नंबर दिया गया है सिलिकॉन, या सी है सिलिकॉन डोपेड विथ आर्सेनिक, और डी दिया गया है जर्मेनियम। दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है किसके लिए? सिलिकॉन डोपेड विथ इंडियम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो। अगला प्रश्न पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कहाँ पर इमिट होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओनली बाय रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीनास, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ओनली बाय बॉडीज एट टेम्परेचर हाइगर दैन देयर सराउंडिंग, सी ऑप्शन दिया गया है ओनली बाय रेड हॉट बॉडीज, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल बाय ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा दोस्तों वो कहाँ पर इमिट होगा? केवल इमिट होगी ओनली रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिटेड एंटीना पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है व्हिच मेथड, दोस्तों पूछा गया है व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम, यानी इनमें से पूछा गया कौन से मेथड के द्वारा, यानी कि कौन से मेथड के द्वारा इनमें से कौन सा जो मेथड है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए दिया गया है कंडक्शन, बी दिया गया है कंडक्टिव, और सी दिया गया रेडिएशन, डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है किसमें, रेडिएशन में। रेडिएशन में किसी भी हीट ट्रांसफ़र के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर, एक बाईपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कलेक्टर इज मेड वाइड देन द एमीटर एंड बेस। ऑप्शन बी दिया गया है, देयर विल बी नो कलेक्टर करंट इफ द एमीटर इज ओपन। सी दिया गया है, एमीटर रीजन हैज़ हाई रिएक्टिविटी मटेरियल एंड द लाइटली डोपेड। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बेस रीजन ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड इज हैवली डोपेड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज मेड वाइडर देन एमीटर एंड बेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन, यानी एक ट्रांजिस्टर में नॉर्मल बायस के साथ बायसिंग के साथ जो एमीटर जंक्शन होगा वो कहाँ पर रिवर्स करेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया रिजर्व बायस, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन दिया गया है हैज़ ए लो रेजिस्टेंस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इमिटेड कैरियर इन ए बेस विच आर द मेजॉरिटी दियर्स। दोस्तों चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन हैज़ लो रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए ट्रांजिस्टर बियर ऑपरेट विथ एमीटर एंड कलेक्टर इंटरचेंज देम, यानी कि एक ट्रांजिस्टर में अगर एक ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगी किसके साथ, एमीटर और कलेक्टर के साथ इंटरचेंज अगर हो तब क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एमीटर करंट बिल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बेस करंट बिल डिक्रीजेस। सी दिया गया है कलेक्टर करंट बिल इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन दिया गया है नो करंट फ्लो विल टेक प्लेस। चलिए आंसर करेंगे। तो 15 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, इफ़ ए ट्रांजिस्टर बियर ऑपरेट, यानी अगर एक ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया जाए किसके साथ, एमीटर और कलेक्टर के साथ, तो उसके इंटरचेंज होंगे वो बेस करंट क्या करेगा, जब उसका इंटरचेंज होगा तो उसका जो बेस करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 16 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, यानी ए पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज होता है, या इलेक्ट्रिकली नेचुरल होता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नेगेटिवली चार्ज होता है, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। चलिए आप बताएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास। 16 नंबर प्रश्न, तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली नेचुरल होता है। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि एक आंतरिक अर्धचालक का तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आएंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, यानी कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक, यानी कि एक आंतरिक अर्धचालक है उसका तापमान अगर बढ़ा दिया जाए, अगर उसका तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो क्या उसके रेजिस्टेंस, जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, या होल्स आर प्रोड्यूस इन द कंडक्शन बैंड, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। अगर किसी आंतरिक अर्धचालक का तापमान बढ़ा दिया जाए या बढ़ा देने पर उसका जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा गया है ए पी टाइप क्रिस्टल हैज़ एन एक्सिस ऑफ, ए पी टाइप यानी एक पी प्रकार के क्रिस्टल की अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की
प्रोटॉन की या होल्स की। आपको बताने हैं कि अगर एक पी टाइप क्रिस्टल है तो उसके पास में किसकी अधिकता होगी, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, या उसके पास प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, या उसके पास होल्स की संख्या अधिक होगी। चलिए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर करेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, होल्स की। एक पी टाइप क्रिस्टल के पास अधिकता किसकी होगी, होल्स की होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया आपसे, पूछा गया है इफ़ ए डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन ए फ्यू हावर एट द रूम टेम्परेचर विल बी, यानी यदि एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या कमरे का जो तापमान है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कि कमरे का तापमान क्या होगा। तो कमरे का तापमान क्या इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, या रिमेन सेम होगा, या नन ऑफ दीज होगा। चलिए आंसर करेंगे। 19 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए हम खुला छोड़ दें तो जो उसका रूम टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 20 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कि डिक्रीजेस ओनली इन एरिया इन द विजिबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर is a device by which a system made to undergoes a cyclic process that result in the conversion of heat to work। दिया गया है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा एक चक्रीय प्रक्रिया से गुजरने के लिए एक प्रणाली बनाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी को कार्य करने के लिए यानी हीट को वर्क करने के लिए इसमें क्या परिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेफ्रिजरेटर, बी दिया गया है हीट इंजन, सी है हीट पंप, और डी दिया गया है हीट सिंक। चलिए आंसर करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हीट इंजन। क्या हो जाएगा, हीट इंजन। अगर एक उपकरण है जिसके द्वारा एक चक्रीय प्रक्रिया से गुजरने के लिए एक प्रणाली बनाई जाए जिसके परिणाम स्वरूप जो उसका हीट है उसको वर्क में परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए हीट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे 21 नंबर, ध्यान देंगे। 21वां प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, द हीट सिंक इन ए हीट इंजन इज यूज टू, हीट इंजन में हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों, सप्लाई द हीट टू इंजन फॉर डूइंग द वर्क, यानी कार्य करने के लिए इंजन को ऊष्मा की आपूर्ति करे, इसलिए यानी हीट इंजन में हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इंजेक्ट द एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द इंजन आफ्टर वर्क डन बाय इंजन, इंजन द्वारा किए गए कार्य के बाद इंजन की अतिरिक्त गर्मी निकले, इसके लिए। या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, स्टोर द हीट एनर्जी, गर्मी को ऊर्जा यानी गर्मी क्या करे, ऊर्जा को स्टोर करे। या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, टू कंप्रेस द गैस इन द हीट इंजन, यानी ऊष्मा इंजन में गैस को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि हीट इंजन में हीट सिंक का उपयोग क्यों किया जाता है। हीट इंजन में हीट सिंक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इंजन द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके बाद में जो अतिरिक्त गर्मी बचे वो निकल सके। ठीक है, अतिरिक्त गर्मी निकालने का, अतिरिक्त हीट निकालने का कार्य कौन करता है, हीट सिंक करता है। किसी भी हीट इंजन में अतिरिक्त हीट निकालने का कार्य क्या कौन करता है, हीट सिंक करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के साथ आप जाएंगे क्योंकि 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीट इंजन में हीट सिंक का उपयोग किया जाता है, किसी भी इंजन द्वारा किए गए कार्य के बाद में जो इसकी अतिरिक्त ऊर्जा होगी, अतिरिक्त एनर्जी होगी, माफ करिएगा, हीट होगी, वो निकल सके। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी, ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 10%, बी दिया गया 80%, सी ऑप्शन दिया गया 50% और ऑप्शन डी दिया गया है 100%। ठीक है,
तो इसमें ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी नहीं हो सकती है, तो इसमें कभी नहीं हो सकती, 100% कभी नहीं हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, 24वां प्रश्न, ध्यान देंगे। 24वां प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशियंट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कुशल है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्नाट हीट इंजन, कार्नाट हीट इंजन, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हीट इंजन बेस्ड ऑन पेट्रोल और डीजल। यानी जो पूछा गया है कि इनमें से सबसे कुशल कौन है, क्या कार्नाट हीट इंजन सबसे कुशल है, सबसे अच्छा माना जाता है, या पेट्रोल या डीजल पर आधारित जो इंजन हीट इंजन है वो सबसे कुशल है, या बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों समान रूप से कुशल हैं, या कार्नाट से नहीं कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे कुशल, अगर सबसे कुशल की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्नाट हीट इंजन जो सबसे ज़्यादा सही है, यानी कि मोस्ट इफिशिएंट है वो कार्नाट हीट इंजन है। ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीजेड बाई, यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक, अगर हीट सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि अगर हीट सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तब इसकी जो यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता है तब बढ़ जाएगी, इफिशियंसी तब बढ़ जाएगी, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया इंक्रीजिंग द हीट रिजेक्टेड, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ दीज। चलिए 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीजेज बाई डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक। जब आप हीट सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब इफिशियंसी हीट इंजन की इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला में हमें 100% सॉल्व करने थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण आपकी क्लास आगे नहीं संचालित हो पा रही है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, इसलिए आज की क्लास यहीं स्थगित की जाएगी। कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी छात्र छात्राएँ थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन में, तो मैं आगे से प्रयास करूँगा कि हर ऑप्शन को समझा करके और हर ऑप्शन को अब तक डिफाइन किया जाए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए जाएं, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है दोस्तों जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कल मैं प्रयास करूंगा मॉडल सॉल्व पेपर के बाद में आपको पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न हैं उनको सॉल्व करा दूं। दूसरा प्रश्न आपका है हीट इंजन। हीट इंजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमने प्रश्न इसमें सॉल्व किए हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तीसरा आपका चैप्टर हो जाता है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और चौथा जो आपका चैप्टर है दोस्तों वो है थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप। पांचवा चैप्टर आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, और छठवां चैप्टर है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये आपके 6 चैप्टर हैं सेक्शन ए में। तो इन 6 चैप्टर के MCQ हम लगभग 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट समाप्त कर देंगे। उसके बाद सेक्शन बी के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस, बेयरिंग करंट और ट्रांजिस्टर के बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी कल से आप लोग की। आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था और मैंने आप लोग को कल टेलीग्राम पर मैसेज करके भी बताया था, थोड़ा सा हेल्थ इशू कारण था, कल से बहुत ज़्यादा फीवर हो रहे थे हमें, इसलिए मैं क्लास लेने में असमर्थ था, इसलिए क्लास आपको नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों अब मैं ठीक ठाक हूँ, कल से आप लोग की क्लास ली जाएगी। और आप लोगों से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास मिलेगी आपको। केमिस्ट्री की भी क्लास कल से आपको ऑब्जेक्टिव संचालित की जाएगी, और मैथ के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास संचालित हो रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।